हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन चैप्टर नंबर 6 का एक और अति महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है जनरली बच्चों के पूरे साल एंड तक डाउट में रहता है। तो अगर आज आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस नियम को पहली बार में और हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। देखिए, इसे किरचॉफ का द्वितीय नियम कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं और किस नाम से इसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में भी अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत में अपन चर्चा करेंगे कि इस नियम के ऊपर किस तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। और सामान्यतः इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है वो 100% हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम है, इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म में अपन केवीएल भी कहेंगे। तो जहाँ जहाँ अपन केवीएल कहेंगे इसका मतलब है किरचॉफ वोल्टता नियम या फिर किरचॉफ का दूसरा नियम। इसे एक और भी नाम से जाना जाता है जिसे अपन बंद पास नियम या लूप नियम भी कह सकते हैं। इन तीनों नामों में से जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है इसका किरचॉफ वोल्टता नियम। इससे ठीक पहले वीडियो में किरचॉफ का आपने प्रथम नियम पढ़ा था जिसे अपन किरचॉफ का संधि नियम भी कहते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी, इन दोनों में से एक प्रश्न है वो 100% आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आता है। चलिए, बंद पास या लूप किसे कहते हैं इसके बारे में अपन पहले कल के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो हमारा देखा है तो ठीक है, अदरवाइज उस वीडियो का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे जाकर के भी उसको देख सकते हैं। लूप या बंद पास नियम, इसके बारे में जब अपने जानकारी प्राप्त कर ली है तो पहले आप इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे तरीके से देखिए। इस डायग्राम के अंदर क्या क्या जुड़ा हुआ है। इस डायग्राम के अंदर दो बैटरी जुड़ी हुई हैं, दो रेजिस्टेंस यहाँ पर हैं और दो रेजिस्टेंस यहाँ पर हैं। चारों प्रतिरोधों की वैल्यू आपको दे रखी है और ये जो बैटरी है इनका विद्युत वाहक बल भी मान लीजिए आपको दिया हुआ है, E1 है और इसकी वैल्यू है वो E2 है। जब कभी भी आप किरचॉफ के वोल्टता नियम की चर्चा करें तब आप इस पूरे परिपथ की हर एक शाखा में विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए, क्योंकि किरचॉफ का जो वोल्टता नियम है वो केवल और केवल बंद परिपथ के लिए ही लागू होता है, यानी जिसमें विद्युत धारा बहती है केवल उसके लिए ही लागू होता है। हाँ, संधि नियम है वो खुले परिपथ के लिए भी लागू होता है, क्योंकि अगर उसकी कोई एक शाखा खुली है तो उसमें करंट नहीं फ्लो होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो उसकी वैल्यू अपन एक पॉइंट की 0 रख देंगे। लेकिन ये वाला जो नियम है वो केवल और केवल बंद परिपथ के लिए ही लागू है। चलिए, तो इसके अंदर दोनों बैटरी की शाखा में और तीसरी शाखा में यानी हर एक शाखा में करंट फ्लो होगा। अब कौन सी बैटरी की वजह से करंट फ्लो हो रहा है इस बात का आपको ज़्यादा महत्व नहीं रखना है। इस प्रश्न से, इस नियम से प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं कि आपसे ये कोई एक सर्किट डायग्राम दे दिया और कहा जाता है कि इसकी प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर से बहने वाली धारा कितनी होगी। बैटरियों को किसी भी तरीके से जोड़ा जा सकता है, तो ये नियम है वो अति महत्वपूर्ण है। चलिए, तो सबसे पहले मैं इस बैटरी की बात करता हूँ। तो इस बैटरी का ये जो प्लस टर्मिनल है इसकी वजह से बाहर की तरफ एक करंट निकल रहा है। मान लीजिए उस करंट को कह देता हूँ मैं I1। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात कि इस नियम को सीखने के लिए संधि नियम आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप संधि नियम नहीं सीख पाएंगे इस नियम को आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये I1 करंट इसकी वजह से यहाँ पे बह रहा है। मान लीजिए ये दूसरी बैटरी है, इसके भी प्लस टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि प्लस टर्मिनल से करंट बाहर निकले, क्योंकि यदि इन दोनों बैटरियों के विद्युत वाहक बलों में अंतर है तो कोई जो ज़्यादा प्रभावी वैल्यू का विद्युत वाहक बल है उसकी वजह से भी करंट फ्लो हो सकता है। लेकिन अभी जब अपन एज्यूम कर रहे हैं, अपन खुद मान ही रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से ही मानेंगे। तो ये मान लीजिए आपके पास I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में कोई दूसरी ब्रांच जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस शाखा में I1 करंट ही आएगा। क्यों? क्योंकि संधि नियम कहता है कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट इक्वल होना चाहिए। तो किसी भी पॉइंट की आप चर्चा कर लें उसके हर एक बिंदु के ऊपर आने वाला करंट और जाने वाला करंट इक्वल होगा। ये I1 करंट इधर से इस पॉइंट के ऊपर आएगा और इधर से I2 करंट आ रहा है। दोनों में से I1 और I2 करंट आ रहा है तो वो करंट बाहर किधर से निकलेगा, इस प्रतिरोध के अंदर से निकलेगा और उस धारा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, I1 प्लस I2 हो जाएगी।
वही I1 प्लस I2 करंट है वो आपका इस तरफ निकलेगा, वही आपका करंट इस तरफ जा रहा है। क्लियर है? अब ये जो I1 प्लस I2 करंट यहाँ जा रहा है वो वापस जब इस पॉइंट पे जाएगा तो उसको आगे निकलने के लिए दो रास्ते मिल रहे हैं। तो एक तो इस रास्ते से तो जितना करंट जाएगा, संधि नियम का पालन होना ही है निश्चित रूप से, तो I1 करंट तो आपका इस तरफ निकल जाएगा और I2 करंट है वो आपका इस तरफ निकल जाएगा। अब आप इस पूरे सर्किट को एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, कहीं पर संधि नियम की पालना तो मिस नहीं हो रही है। कंप्लीट रूप से संधि नियम का पालन होना जरूरी है। तो इस तरीके से आपको इस परिपथ की प्रत्येक शाखा के अंदर विद्युत धारा की वैल्यू है वो आपको लेनी आनी चाहिए। सबसे पहला काम अपन किरचॉफ वोल्टता नियम का जो स्टेटमेंट है उन सब के बारे में पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस पूरे परिपथ में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बैटरी के अंदर तो आपने प्लस और माइनस लगा दिया। क्लियर है? चाहे आपने करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे पहले से लगा हुआ है। अब जितने भी प्रतिरोध हैं उन प्रतिरोधों के सिरों पर भी अपने को प्लस माइनस लगाना होगा। अब क्या होगा कि मान लीजिए अपन इस R1 की बात करते हैं, तो इस R1 के अंदर ये I1 करंट है वो इधर एंटर कर रहा है और इसको पार करके इस सिरे से बाहर निकल रहा है। तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होती है। ठीक है? प्रतिरोध के लिए तो ये जो प्रतिरोध है इसके पहले वाले सिरे पर अपन प्लस लिखेंगे और बाद वाले सिरे पर माइनस लिखेंगे, यानी करंट है वो इस प्रतिरोध के अंदर प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, जो अपना सामान्य नियम है। बस इसी तरीके से आपको हर एक प्रतिरोध के किनारों के ऊपर प्लस माइनस लिखना होगा। चलिए R2 की चर्चा करते हैं। इसमें भी I2 करंट आ रहा है, तो ये आपका प्लस टर्मिनल है और ये आपका माइनस टर्मिनल है। इसी प्रकार से R3 की बात कर लीजिए, ऊपर से करंट आ रहा है, प्लस माइनस लिख देंगे, यहाँ पे करंट आ रहा है, प्लस माइनस लिख देंगे। तो जितनी भी बैटरीज लगी हुई हैं उन सब के सिरों पर प्लस माइनस होना चाहिए और जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं उन सब के सिरों पर प्लस माइनस लगा होना चाहिए। क्लियर हो जाता है? चलिए अब अपन बात करते हैं कि किरचॉफ का सेकंड लॉ है, इसे अपन बंद पाश या लूप नियम कहते हैं। तो इस पूरे सर्किट के अंदर आपके पास बहुत सारे लूप हैं। कौन कौन से लूप हैं उसके बारे में अपन कल चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं इसके सिरों को नाम डाल देता हूँ। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, C है, D पॉइंट है, ये E है और ये F है। क्योंकि किसी एक लूप का चुनाव करने के बाद उसका नाम अपने को लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपके पास एक ये ऊपर वाला लूप है, एक ये नीचे वाला लूप है और एक ये फाइनल आउटर वाला लूप है। तो 3 लूप हैं आपके पास। तो आपको क्या करना है कि इसमें से किसी एक लूप का चुनाव करना है। ठीक है? तो मान लीजिए मैं बात करता हूँ कि पहले एक लूप की, यहाँ पे मैं उसका स्टेटमेंट लिखूँगा जो आप लोगों को बाद में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आप अपने आप कह पाएंगे कि सर इसका जो स्टेटमेंट है वो ये होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन इसके लिए क्या करते हैं कि इसमें से अपन एक लूप का चुनाव करते हैं। मान लीजिए वो लूप ले लेते हैं अपन। लूप बताइए कौन सा लें? चलिए ये ऊपर वाला लूप ले लेते हैं, ताकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड लूप यही है क्योंकि इसके अंदर 2 बैटरीज आनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसके अंदर 2 बैटरीज आ रही हैं। तो 2 बैटरीज आ रही है तो इस लूप का नाम ले लीजिए लूप A B E F A में। इस लूप की अपन चर्चा करने वाले हैं। जब आपने इस लूप का चुनाव कर लिया है तो इस लूप के जो पॉइंट्स हैं उनमें से किसी एक पॉइंट के ऊपर आप फिक्स हो जाइए। तो मान लीजिए कि मैं इस A पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ, इस A पॉइंट से। तो पहले पॉइंट से अपने को स्टार्ट करना है और एक तरफ से इस पूरे लूप में घूम करके आना है। और लूप में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी शाखा है, कोई भी हिस्सा है, उसको रिपीट नहीं होना चाहिए। ये इसकी लूप की कंडीशन है। चलिए अब अपन A से लेकर के B तक जाएंगे और इसमें 2 ही चीज़ें देखनी है। जहाँ कहीं बैटरी आपको मिले वहाँ रुकना है, या फिर कहीं कोई प्रतिरोध मिले वहाँ रुकना है। इसके अलावा कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई भाग है वो नहीं जुड़ा हुआ होगा। ठीक है? तो A से लेकर मैं B तक जाता हूँ, जिसके बीच में कोई बैटरी कोई प्रतिरोध नहीं है, तो अपन दौड़ते हुए चले जाएंगे। B से लेकर के अपन लूप की शाखा BE में जा रहे हैं। तो जैसे ही आप इस बैटरी के ऊपर जाते हो वहाँ पर आपको रुकना है।
जितनी भी बैटरीज हैं उन बैटरी में आपको करंट नहीं देखना है। बैटरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उस बैटरी का विद्युत वाहक बल, उसकी वैल्यू। आपको करंट की डायरेक्शन है वो बैटरी के लिए नहीं देखनी है। तो आपने देखा कि ये जो बैटरी आपके रास्ते में आ रही है इसका विद्युत वाहक बल आपको E2 दिया हुआ है, और आप इस बैटरी में A से लेकर के B से E की तरफ जा रहे हैं। तो आप जिस रास्ते से जा रहे हैं उसमें बैटरी का आगे वाला जो चिन्ह है उसको पकड़ना है। बी से जब आपने चलना शुरू किया तो पहले प्लस आया, उसके बाद माइनस आया, तो आपको माइनस चिन्ह को फोकस करना है। जितने भी चीज़ें लगी हुई हैं उनमें जो दूसरा चिन्ह है जो आपके रास्ते में बाद में आएगा उसको पकड़ना है। तो इस बैटरी E2 की यदि अपन बात करें तो इसमें माइनस का चिन्ह बाद में लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं माइनस E2 लिख देता हूँ क्योंकि ये इसका विद्युत वाहक बल है। इसके बाद में यहाँ से चले, अपन यहाँ से चलते गए R2 के ऊपर पहुँचे। R2 पे पहुँचे तो आपने इस R2 के ऊपर पहले चिन्ह इसका चिन्हीकरण कर रखा है, तो आप R2 पे इसका दूसरा बाद वाला चिन्ह क्या आएगा, प्लस आएगा। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन कितना हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, सिंपल ओम का नियम लगा करके सॉल्व कर लीजिए। सर ओम का नियम होता है V इज आई आर, तो इसमें से जाने वाला करंट कितना है I2, प्रतिरोध कितना है R2। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ I2R2 इसका वोल्टेज है, पर उसके साथ में चिन्ह कैसा लगेगा, आप जिस रास्ते से होकर के जा रहे हैं उसमें बाद वाला चिन्ह लेना है, तो प्लस आ जाएगा। चलिए इसके बाद में आप E पे पहुँच गए, E से F में कुछ भी नहीं है, F से चलना शुरू किया तो आप पहुँचे R1 के ऊपर। R1 में बाद वाला चिन्ह क्या है, माइनस लगा दिया। इसके सिरों पर विभव पतन कितना होगा, ओम के नियम से I1 करंट आ रहा है और R1 इसका प्रतिरोध है, तो I1 R1। ऐसे करते करते आप पहुँचे बैटरी E1 के ऊपर। बैटरी में करंट की डायरेक्शन नहीं देखनी है, बैटरी के खुद के टर्मिनल की वैल्यू देखनी है कि प्लस माइनस कौन सा है। इसका विद्युत वाहक बल E1 है, बाद वाला टर्मिनल इसमें प्लस आ रहा है, प्लस E1, और वापस आप पहुंच जाएंगे अपने प्रारंभिक बिंदु पर। और जैसे प्रारंभिक बिंदु पे पहुंचे आप बराबर में 0 लिखते हैं, ये इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरीके से आप प्रत्येक लूप की इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या जिन लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया है दो स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट्स। बाकी लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पुटअप होना चाहिए कि सर आपने डायरेक्शन है वो A से B की तरफ से ली है, ये वाली डायरेक्शन ली है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी डायरेक्शन लेनी है, हमें A से B की तरफ से होकर के जाना है या A से F की तरफ से होकर के आना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, आप कोई भी एक डायरेक्शन का चुनाव कर लीजिए। आप अपने रफ वर्क के अंदर दूसरी डायरेक्शन से होकर के चलिए, इन सब के निशान बदल जाएंगे, और जब सब के चिन्ह बदल जाएंगे और बराबर में वैल्यू जब 0 की आ रही है तो वापस उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके आप इस वैल्यू पे आ सकते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी आंख बंद करके कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने को प्रत्येक लूप के लिए ये इक्वेशन लिखनी है। ये तो अपने पहले लूप के लिए लिख दी। अभी तक मैंने आप लोगों को इसके वोल्टता नियम का स्टेटमेंट नहीं बताया है, स्टेटमेंट आप खुद लिखेंगे, देखना। चलिए अब अपन बात करते हैं इसके किसी दूसरे लूप के बारे में। तो इसका जो लूप है वो अपन दूसरा लूप का चुनाव कर लेते हैं। दूसरा लूप मान लीजिए अब की बार अपन ये ले लेते हैं BCDEB। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु है वो आपका सेम होना चाहिए, BCDEB में इस लूप की अपन बात कर लेते हैं। चलिए क्या होता है इसमें, वापस तरीका वही है, जितनी भी बैटरी लगी हुई हैं सबके सिरों पर प्लस माइनस होना चाहिए, जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं सबके सिरों पर प्लस माइनस होना चाहिए, जो कि अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लीजिए आप। अभी सर आपने B पॉइंट लिया था, अभी मैं लेऊंगा कौन सा पॉइंट लें, चलिए E पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सर अभी आपने जो डायरेक्शन ली थी वो इस तरीके से ली थी, आपने एंटी क्लॉकवाइज ली थी। अब की बार हम तो इस तरीके की डायरेक्शन में जाएंगे, जो आपकी मर्जी हो। कोई से भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं,
किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो मान लीजिए अपन ई से चलना शुरू करते हैं, तो ई से आप चलेंगे नीचे की तरफ, कोई प्रतिरोध नहीं है, डी पे पहुँचे, डी से जाना आपको सी की तरफ। तो डी से जब आप सी की तरफ जाएंगे, ये आपके पास प्रतिरोध आ रहा है, सी की तरफ आप जा रहे हो तो इसमें प्लस का चिन्ह आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ। इसके बाद में इसके सिरों पर वोल्टता पतन देखना है। तो इस शाखा में करंट कितना आ रहा है, करंट की वैल्यू आप पहले डिसाइड कर चुके हैं। I1 प्लस I2 करंट आ रहा है नीचे की तरफ, तो ये करंट जाएगा। तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, ओम का नियम V इज इक्वल्स टू IR। तो I की वैल्यू है आपके पास I1 प्लस I2 इंटू में इसका प्रतिरोध R4 दे रखा है। तो ये वैल्यू हो जाएगी इसके सिरों पर वोल्टता पतन की। क्लियर है। ऐसे करते आप पहुँचे सी पर, सी से जाना आपको बी पर। तो जब आप बी पे जाएंगे वापस एक प्रतिरोध आ रहा है, उसके किनारों पर भी आपको वोल्टता पतन लिखना है। निशान क्या लगेगा, आप माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, तो प्लस I1 प्लस I2 करंट है और R3 इसका प्रतिरोध है। चलिए बी पे पहुंच के बी से जाना आपको वापस अपने प्रारंभिक रास्ते की तरफ, उद्देश्य की तरफ। तो यहाँ पे रास्ते में एक बैटरी आई, बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव आपको लिख देना है E2। उसके बाद में आप यहाँ से चल करके जाएंगे, प्रतिरोध को पार करेंगे, प्रतिरोध का दूसरा सिरा है वो पॉजिटिव है, प्लस लगाएंगे। करंट कितना आ रहा है इसमें से I2, प्रतिरोध कितना है R2। आपको करंट की डायरेक्शन अब महत्व नहीं देना है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही तो आपने ये चिन्ह लगाए हैं। तो अब आपको ये नहीं देखना है कि इस प्रतिरोध में से, सर इस वाले प्रतिरोध में से तो करंट आपका इधर आ रहा था, इस वाले प्रतिरोध में करंट इधर से आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। उस करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही तो आपने प्लस माइनस यूज किए हैं। वैल्यू आई बराबर आप पहुंच गए कहाँ पे, प्रारंभिक बिंदु पर। और जैसे ही प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचे, बराबर में आपको 0 लिख देना है। क्लियर है। तो ये आपका नीचे वाले लूप के लिए एक इक्वेशन बन जाती है। इस तरीके से प्रत्येक लूप के लिए आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। चलिए एक लूप और ले लेते हैं अपन, और उस लूप के लिए भी अपन इक्वेशन बना लेते हैं, ताकि अपना और अच्छे तरीके से टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। लूप A B C D E F A में KVL से, किरचॉफ वोल्टता नियम से, सब जगह लिख देंगे अपन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। पॉइंट ए से चल रहे हैं आप, चलिए अब की बार अपन ये वाले डायरेक्शन लेंगे, इस तरीके से चल करके लेंगे, क्योंकि आप जहाँ मर्जी आए जिस पॉइंट से शुरू कर सकते हो, जहाँ से भी डायरेक्शन ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, रिजल्ट आपका बिल्कुल सेम आना है। ए पॉइंट से चलना शुरू करेंगे, E1 को पार करना है, माइनस चिन्ह पे पहुँचे तो माइनस E1। उसके बाद में पहुँचे आप R1 के ऊपर, दूसरा पॉइंट पॉजिटिव है, करंट I1 है, R1 है, प्लस I1 R1। F पे पहुँचे, E पे पहुँचे, E से D पे गए, D से R4 में, R4 में करंट तो वही आ रहा है, और R4 में D से आप जा रहे हैं तो इस तरफ आपके पास प्लस का निशान है, तो प्लस I1 प्लस I2 करंट की वैल्यू एंड R4। अब आप C से पहुंच जाएंगे B पे, B में रास्ते में फिर एक प्रतिरोध आ रहा है, ये आएगा आपके पास I1 प्लस I2 इंटू R3। B से आप वापस पहुंच गए A पर, और जैसे ही A पे पहुंचे आपको 0 लिख देना है। बहुत इजी मेथड है। बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है, पहले जब आप करंट की डायरेक्शन लें उस समय गलती नहीं होनी चाहिए, और प्रतिरोधों के सिरों पर जब आप प्लस माइनस का चिन्हीकरण करें दैट टाइम आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो किरचॉफ वोल्टता नियम है वो कहना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि इस लूप के अंदर जितने भी विद्युत वाहक बल लगे हुए हैं, जितने भी विद्युत वाहक बल का मतलब है बैटरी, उन विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब है प्लस माइनस की वैल्यू, ठीक है, उनका बीजगणितीय योग, और जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं उनके सिरों पर वोल्टता पतन, वोल्टता पतन का मतलब है वोल्टेज ड्रॉप, यानी उसके अंदर से कुछ वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगा, तो उनके सिरों पर वोल्टता पतन और विद्युत वाहक बलों का, इन सब का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। क्लियर है।
या फिर आप इसकी दूसरी लैंग्वेज क्या कह सकते हैं कि जितने भी विद्युत वाहक बल हैं उनका बीजगणितीय योग और जितने भी प्रतिरोधों के सिरों के ऊपर वोल्टता पतन है उसका बीजगणितीय योग, इन दोनों को जब आप एक दूसरे की दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा और ये यहाँ पे चले जाएंगे। तो एक तरफ आपके पास विद्युत वाहक बलों का योग हो गया और एक तरफ आपके पास वोल्टता पतनों का योग हो गया। तो उन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों स्टेटमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो स्टेटमेंट आपको एग्जाम्स के अंदर लिखना है। तो चलिए इस KVL का जो स्टेटमेंट है वो अपन यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। चलिए आप अपने दिमाग में इस नियम का स्टेटमेंट बनाने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को इसका स्टेटमेंट लिख करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर अपन ने इसका स्टेटमेंट लिखा है कि विद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में सेलों के विद्युत वाहक बल, जितने भी उस लूप के अंदर जुड़े हुए सेल हैं उनके विद्युत वाहक बल और प्रतिरोध जितने जुड़े हुए हैं, तो प्रतिरोधों के ऊपर वोल्टता पतन, दो ही चीज़ें हैं, सेलों के विद्युत वाहक बल और जितने भी प्रतिरोध हैं उनके सिरों पर वोल्टता पतन, उन दोनों का बीजगणितीय योग है वो 0 रहता है। इसे सिग्मा V इज इक्वल्स टू 0 कह सकते हैं। तो ये इसका एक स्टेटमेंट यहाँ पे पूरा हो जाता है। इसका दूसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं उसको आपको नीचे लिख करके बता देता हूँ। आप लोगों को दोनों स्टेटमेंट हैं वो एक दूसरे के साथ में लिखने चाहिए ताकि बेहतर रहेगा, या फिर आप बाद में भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर जब आप लोगों को इसका स्टेटमेंट पूछा जाएगा आप दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप दोनों स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये जो इक्वेशन बनानी है वो आप लोगों को बखूबी आनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। स्टेटमेंट आप फिर भी लिख पाएंगे, उनमें आप रट भी लेंगे, लेकिन इनकी जो स्टेटमेंट, जिनकी जो इक्वेशन है वो आप लोगों को समझ करके ही लिखनी है, क्योंकि डायग्राम है वो किसी भी तरीके से चेंज होकर के एग्ज़ाम में आ सकता है। तो अगर आप लोगों को इसका प्रोसेस पता होगा तो आप ये इक्वेशन लिख पाएंगे और इन्हीं इक्वेशन को आगे सॉल्व करके अपन करंट की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो फिजिक्स आप लोगों की केवल यहाँ तक है, इसके बाद में इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आपका सिंपल मैथमेटिक्स है। इसलिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए जो फिजिक्स है वो थोड़ा ईजी पड़ता है। चलिए इसका मैं दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे आपको लिख करके बता देता हूँ। दूसरा स्टेटमेंट है वो आपसे कहता है कि विद्युत परिपथ के किसी बंद लूप में, कोई भी एक बंद लूप ले लीजिए, उस बंद लूप में लगे प्रतिरोधों के सिरों के ऊपर वोल्टता पतनों का बीजगणितीय योग, एक तरफ आप प्रतिरोध के सिरों के ऊपर वोल्टता पतनों का बीजगणितीय योग कर लीजिए और उसी परिपथ में या उसी लूप में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, इक्वेशन में बराबर के दूसरी तरफ सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग कर लीजिए। वो दोनों योग हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे IR दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा E। तो ये स्टेटमेंट आप केवल लिखने के लिए लिख सकते हैं अपने नोट्स के अंदर, लेकिन ये जो इक्वेशंस हैं ये इक्वेशन आपको इसी तरीके से बनानी है और ये इक्वेशन अपने ऊपर वाले स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। नीचे वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। मैं दोनों प्रोसेस आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अक्सर दोनों प्रोसेस बताने पर बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है और 99% इक्वेशन गलत होने की संभावना रहती है। तो आप लोगों को ये वाला जो तरीका है, ये जो मेथड है, ये बहुत ईजी है। इसी तरीके से आप लोगों को ये सारी इक्वेशंस लिखनी चाहिए। चलिए तो यहाँ पे अपना जो किरचॉफ का वोल्टता नियम है वो 100% क्लियर हो जाता है। आप इसको वीडियो को 2-3 बार प्ले करके, बार बार देख करके और वीडियो की स्क्रीन को पॉज करते हुए अपने नोट्स हैं वो क्लियर कर लीजिए। अब अपन किरचॉफ के वोल्टता नियम के ऊपर आधारित एक प्रश्न को सॉल्यूशन देखेंगे। ये एक इजी सा मेथड है और एक इजी सा एग्जाम्पल है। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे अपन सॉल्व करने वाले हैं, बट यही प्रोसेस रहेगी चाहे कितना ही टफ क्वेश्चन क्यों ना हो। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस परिपथ के अंदर बहने वाली विद्युत धाराओं की वैल्यू निकालिए। कितने तरीके की, कितनी तरह की, कितनी वैल्यू की धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। क्या एक ही परिमाण की धारा हर एक शाखा में बह रही है या अलग अलग परिमाण की धाराएं बह रही हैं, और उन सब की वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी है। सामान्यतः ये जो डायग्राम है वो केवल बोर्ड परीक्षा के अंदर पेपर में इतना ही दिया हुआ होता है। करंट की डायरेक्शन इसमें आपको ऑलरेडी गिवन नहीं होगी। आपको करंट की डायरेक्शन है वो खुद व खुद लिखनी होगी। क्लियर है? तो अब इसके लिए मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा
कि आप इस पूरे परिपथ के अंदर जितनी भी बैटरी लगी हुई हैं उन बैटरी में से ज़्यादा परिमाण की जो बैटरी लगी हुई है उसका चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे ये 14 वोल्ट का बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। इन दोनों में से जो ज़्यादा पावरफुल है वो आपकी 14 वोल्ट की बैटरी है, तो आप उस बैटरी के ऊपर जाइए। हालांकि करंट की डायरेक्शन यदि आप गलत भी लिख देते हैं, उल्टी डायरेक्शन भी लिख देते हैं, तब भी आपके आंसर हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर सही आने हैं। बट उसके लिए ध्यान ये रखना है कि किरचॉफ का जो पहला नियम है, संधि नियम है, जंक्शन लो है, वो हर जगह पालन होना चाहिए। अगर जंक्शन लो टूट गया तो फिर आप वोल्टता नियम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैंने देखा कि ये मेरे पास 14 वोल्ट की बैटरी है, करंट सामान्यतः प्लस टर्मिनल से बाहर निकलता है, तो यहाँ पे बाहर की तरफ एक करंट निकल रहा है और उसकी वैल्यू को कह दिया मैंने I1। तो ये I1 का करंट है वो E से होते होते C पर यहाँ पर आएगा। क्लियर है? अब आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि सर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो जनरली बैटरी के अंदर माइनस टर्मिनल से करंट अंदर प्रवेश करता है और प्लस से बाहर निकलता है। तो आप बहुत इजी मेथड में इसके अंदर की तरफ यहाँ पे करंट प्रोवाइड करवा सकते हैं और यहाँ से बाहर की तरफ करंट निकाल सकते हैं। लेकिन आपको हो सकता है कि इस तरफ प्लस टर्मिनल भी दिया होता, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि I2 करंट जो है वो आपका इस बैटरी के अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो I1 करंट इधर से आ रहा है, I2 करंट इधर जा रहा है, और मैंने मेरे दिमाग में एक चीज़ और मान ली, ये दोनों करंट सेम तो नहीं हो सकते ना, कोई तो ज़्यादा वैल्यू का होगा। तो मैंने ये मान लिया कि ये ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी है तो इसके द्वारा फ्लो किया गया करंट भी ज़्यादा है। मैं बुक के तरीके से एग्जैक्टली अपोजिट कर रहा हूँ, डिफरेंट कर रहा हूँ। बुक का सॉल्यूशन, रिजल्ट हमारे सेम आएंगे लेकिन मेथड यहाँ पे बिल्कुल अलग है। आपके फंडामेंटल क्लियर है तो आप इस सवाल को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो I1 करंट को मान लीजिए मैं ज़्यादा मान लेता हूँ, तो I1 करंट इधर से आ रहा है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसमें से कुछ वैल्यू जो I2 करंट है वो बाहर निकल गया, तो ज़्यादा आने वाले करंट की वैल्यू अब थोड़ी भी बहुत बच गई, कितनी वैल्यू शेष रह गई? तो सर I1 आया, I2 निकल गया, तो I1 माइनस I2 यहाँ पे आपके पास शेष रह गया। तो यहाँ पर नीचे की तरफ कितना करंट जाएगा? ये हो जाएगा सर I1 माइनस I2 करंट शेष रह जाएगा, और वो करंट आपका इस 2 ओम के प्रतिरोध से होकर के वापस डी पॉइंट पे पहुँचेगा, और डी पॉइंट के ऊपर जब पहुँचेगा तो इधर से आने वाला ये जो I2 करंट था वो इसके साथ अगेन इसमें प्लस हो जाएगा, तो I1 माइनस I2 प्लस I2 हो जाएगा। तो प्लस और माइनस का I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन I1 बचेगा, वो I1 करंट है वो यहाँ ऐप से होते हुए वापस E पे पहुँच जाएगा। यानी संधि नियम हर जगह पालन होना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि सर I1 करंट इधर से आ रहा है, I2 करंट इसमें से आ रहा है, और दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे अंदर की तरफ आ रही है, तो दोनों को आप प्लस करेंगे और बाहर की तरफ जाने वाला करंट है वो I1 प्लस I2 हो जाएगा। रिजल्ट आंसर फिर भी आपके सेम ही आने हैं। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपने करंट लिया है, अगर रियल में उसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो आंसर आपका नेगेटिव में आ जाएगा। और करंट कभी नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव है वो केवल उसकी डायरेक्शन को बताता है कि जो डायरेक्शन आपने ली है, अगर वो डायरेक्शन एग्जैक्टली सही है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और यदि आपने जो डायरेक्शन ली है वो गलत है तो आपका उस करंट का जो वैल्यू है, उसका जो आंसर है वो नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का निशान ये बताएगा कि आपने जो डायरेक्शन ली थी वो गलत है। क्लियर है? इसलिए डायरेक्शन में आपको ज़्यादा कंफ्यूज या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहला काम, प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर से, प्रत्येक शाखा के अंदर से करंट जाना चाहिए, जो यहाँ पे अपना हो चुका है। दूसरा काम क्या होता है इसके बाद में कि सर जितने प्रतिरोध लगे होते हैं उनके सिरों पर विद्युत धारा की दिशा को देखते हुए प्लस माइनस अंकित करना। तो ये करंट यहाँ पे आ रहा है, प्लस से आएगा, माइनस से बाहर निकल जाएगा। ये करंट आपका जो 6 ओम के प्रतिरोध में से है वो यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ पे बाहर निकल रहा है। यहाँ पे अपने को लिखना नहीं है, ये I1 का करंट इसमें ऊपर से एंटर कर रहा है, नीचे से एग्जिट हो रहा है, तो ये माइनस लगा दिया। इसके साथ ही आपका चित्र का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अपन एक एक लूप का चुनाव करेंगे, उसके लिए इक्वेशन बनाएंगे और फिर जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अपन सबसे पहले इसमें लिखते हैं लूप, एक लूप ले लीजिए, पहले ऊपर वाला ही ले लीजिए, CDFE, C में KVL से। चलिए E से शुरू कर दें प्रोसेस।
ई से आपने शुरू किया, यहाँ पे करंट आ रहा है I1, आप जा रहे हो माइनस की तरफ, तो माइनस I1 प्रतिरोध कितना है 4, तो 4 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ से चल के पहुँचे C पे, C से मैं थोड़ा सा स्पीड तेज करूँगा जिससे आप लोगों को समय थोड़ा बचेगा। अगर आप लोगों ने फंडामेंटल क्लियर है तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। C पे पहुँचे, C से पहुँचे आप बैटरी पे करंट के डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, आप आगे की तरफ जा रहे हैं, जिधर निशान प्लस का लगा हुआ है प्लस लिखेंगे, इसका विद्युत वाहक बल 10 है वो लिखेंगे। उसके बाद में आप 6 ओम के प्रतिरोध पे जाएंगे, आगे वाला सीधा नेगेटिव है, नेगेटिव लगाएंगे, 6 लिखेंगे। इसमें से करंट कितना जा रहा है, देखिए इस शाखा में से करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, तो मैंने I2 लिख दिया। D पे पहुंचा, D से होते होते F पे गया, F से वापस मैं इस पे आ गया। इस बैटरी का विद्युत वाहक बल 14 है, F से C की तरफ जाऊंगा तो प्लस का निशान आएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास +14, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा और इजी कर लीजिए, दोबारा लिख लीजिए। ये दोनों नेगेटिव के निशान हैं, इनको दूसरी तरफ ले जाइए, ये पॉजिटिव में हो जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं अपन 4I1 + 6I2 दिस इज इक्वल्स टू 24। 4 2 से काट दीजिए, 2 का भाग इजीली लग जाएगा इसमें, तो 2 का भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 2I1 + 3I2 दिस इज इक्वल्स टू 12। यह आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इस तरीके से समीकरण को जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक सॉल्व कर लीजिए। अब कोई दूसरा लूप ले लीजिए, लूप CABDC में KVL से, ये नीचे वाला लूप लिया है, इसमें KVL लगा दीजिए। C से चलना शुरू कीजिए, कोई प्रतिरोध नहीं है, 2 ओम का प्रतिरोध है, माइनस का निशान है, माइनस आया। करंट कितना है इसमें, I1 - I2 करंट है सर, प्रतिरोध कितना है 2, बढ़िया। B पे पहुंच गए, B से D पे गए, D से 6 ओम में जा रहे हो, निशान आपका प्लस में है, आप इस डायरेक्शन से आए हो ना, तो निशान आपका बाद में कौन सा निशान आएगा, प्लस का निशान आएगा, +6 लिखा। करंट कितना जा रहा है इसमें से, I2 लिखा, बैटरी पे जंप करो, माइनस का निशान आया, माइनस का 10 वोल्ट, वापस पहुंच गए C पे, बराबर में लिख दो 0। सॉल्व कर लो इक्वेशन को, ब्रैकेट को ओपन करो, -2I1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2I2 6I2 -10 वोल्ट, आपको यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए, बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे अपन केवल संख्यात्मक मान ही ले रहे हैं। इक्वेशन को इजी करो तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 2I1 प्लस का 8I2 और माइनस का 10 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, 2 से ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन हो जाएगी -I1 + 4I2 दिस इज इक्वल्स टू 5। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। क्लियर है? चलिए अब एक लूप और लेना है मेरे को, लूप, बड़े वाले लूप का नाम लिखिए, लूप का नाम लिखिए, ए से चलना शुरू कीजिए, ए है, बी है, फिर डी आएगा, फिर एफ आएगा, फिर ई आएगा, फिर सी आएगा, फिर वापस ए आएगा, और इसमें आप लोगों को KVL लगा देना है। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस मेरे पास कम है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना होगा। ए से चलना शुरू करूँगा, ए से इस तरीके से मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 पे गया, माइनस का निशान आएगा, तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा अपने पास जगह कम है, -2 लिखा। करंट कितना है इसमें से, I1 - I2 का करंट है। D पे गया, कोई प्रतिरोध नहीं है, F पे गया, कोई प्रतिरोध नहीं है, 14 वोल्ट की बैटरी में पॉजिटिव में गया, +14। उसके बाद में E पे गया, कोई नहीं है प्रतिरोध, E से लेकर के C में आया तो 4 ओम का प्रतिरोध है, माइनस का निशान मिलेगा, -4I1। C पे आ गया, C से वापस A पे आ गया, कुछ भी नहीं मिला, बराबर 0। चलिए सॉल्व कर लीजिए। अब आप इसको इजीली थोड़ा ऊपर स्किप कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए, माइनस का 2I1 प्लस का 2I2 प्लस का 14 माइनस का 4I1 दिस इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को थोड़ा इजी करो, माइनस माइनस है तो ये आपके पास माइनस का 6I1 हो जाएगा, प्लस का 2I2 हो जाएगा, ये 14 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। चलिए 2 से ये भी कैंसिल आउट हो रहा है,
तो 2 से जब ये कैंसिल आउट होगा और साथ में यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, क्यों ना मैं माइनस को यहाँ से रिमूव कर दूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3i1, इसका निशान बदल करके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा i2 और इसका निशान बदल करके प्लस हो जाएगा, बराबर में 7 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। समीकरण नंबर 1, 2 और 3 आपके पास आ गई है। समीकरण 1, 2 और 3 को अच्छे तरीके से देखिए, इनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, ये मेरे पास -i1 की वैल्यू है, ये हमारे पास 2i1 की वैल्यू है। समीकरण नंबर 2 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस का 2i1, ये प्लस का 2i1, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा कर समीकरण 1 में जोड़ने पर। क्लियर है? चलिए, सिंपल मैथमेटिक्स है भैया। समीकरण 2 को 2 से गुणा कर समीकरण 1 में जोड़ने पर आपके पास कितने वेरिएबल हैं यहाँ पर? आपके पास एक तो i1 है, एक i2 है। जब i1 और i2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो आप इस डायग्राम के अंदर देखेंगे, आप कहेंगे कि सर एक तो i1 का करंट बह रहा है, एक i2 का करंट बह रहा है, एक i1 माइनस i2 है, तो वो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की वैल्यू आपको निकालनी है। 2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? पहले एक को गायब कर दीजिए, दूसरे की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर दूसरे की वैल्यू है वो उसमें पुनः स्थापित कर दीजिए, तो आपके पास दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मेरे पास हो जाएगा -2i1 प्लस का 8i2। पहले वाले में मेरे को प्लस करना है समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 1 में प्लस कर दीजिए, प्लस 2i1 प्लस का 3i2 बराबर के दूसरी तरफ दोनों ये जुड़ेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना ही है आपको, 10 प्लस इसमें 12 जोड़ दीजिए। सॉल्व करो, देखें, सॉल्व करिए। ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी और ये 8 और 3 11i2 बराबर वैल्यू हो जाएगी आपके पास 22। तो i2 की वैल्यू हो जाएगी 22 में 11 का भाग लगाएंगे 2 एम्पियर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये जो i2 की वैल्यू है वो आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। यह है मान समीकरण 1 की बात कर लेते हैं, में रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए। तो जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो ये आपके पास 2i1 आ जाएगा, प्लस 3i2 की जगह 2 रख दिया, बराबर 12 हो गया। यही सोल्व कर लेता हूँ मैं। ये 2i1 है, ये मेरे पास 6 हो गया, दिस इज इक्वल टू 12। ये 6 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 6 बचेगा और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2i1 इक्वल्स टू 6, देन i1 इक्वल्स टू 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर। ये मेरे पास 3 एम्पियर की वैल्यू आ जाएगी। तो एक वैल्यू अपने को और निकालनी है, इसलिए i1 माइनस i2 की जो वैल्यू है वो आपकी 3 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर की हो जाएगी। ठीक है, अब आप अपने इस सॉल्यूशन के जो आंसर हैं वो अपने बुक के एग्जाम्पल के आंसर के साथ मैच कर लीजिए। आपने जो डायरेक्शन मानी है अगर उसी तरीके से आंसर आ रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर आपने अपोजिट डायरेक्शन ले रखी है तो नेगेटिव आएगी। अपने पास तीनों की तीनों वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं, इसका मतलब अपन ने जो डायरेक्शन ली थी वो आपकी सही डायरेक्शन ली थी, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। बड़ी बैटरी को आधार मान करके परिपथ में धारा की दिशा को निर्धारण करना चाहिए, थोड़ा सा ईजी मेथड हो जाता है। बाकी जो बुक में कर रखा है वो भी बिल्कुल 100% सही है। तो कुछ इस तरीके से अपने को किरचॉफ वोल्टता नियम है उसको समझना चाहिए। चलिए, इसके बाद में आप लोगों के बुक में एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रखा है 6.3, एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आप लोग एक बार इसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, हो सकता है कि उसमें आप लोगों को दिक्कत आएगी, तो अगले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो वाला जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो भी सॉल्व करके बता दूंगा, पर आप लोग एक बार पहले प्रयास जरूर करेंगे। दूसरा, आप लोग चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, उनको साथ साथ रिवाइज करना है। हर संडे को आपको चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक को रिपीट करना है, रिवाइज करना है, अदरवाइज़ आप आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का साफ होता जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए,
तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।